we will discuss from DPP 1 question number 7, 6, 7 and 21. अपन थी हमने उस टाइम में डिस्कस किया हुआ है, रिकॉर्डेड सेशंस में है ये वाला। देखो 6th में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम 13 मीटर्स लॉन्ग एंड 9 मीटर्स ब्रॉड, द कारपेट ऑफ दिस मच। देखो रूम है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है आपके पास, और जिसका 13 और 9 डायमेंशंस है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर जो मैं कारपेट बिछा रहा हूँ वो कारपेट का एरिया और जो मेरा रूम का एरिया वो बराबर है। कारपेट का एरिया कैसे निकालोगे, आपको विड्थ कारपेट का पता है लेकिन लेंथ नहीं पता, क्या ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रूम का एरिया क्या हो जाएगा 13 into 9 and that will be nothing but कारपेट का एरिया विद अ कारपेट विच इज 75 सेंटीमीटर वाइड, और लेंथ नहीं पता। तो 75 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हो, 3/4 ऑफ अ मीटर इंटू लेंथ। अब लेंथ निकालनी है तो 3 1 जा 3 3 जा, तो लेंथ आपके पास आ जाएगी, लेंथ यहाँ से आ जाएगी 13 into 3 into 4, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12, तो 13 into 12 हो जाएगा आपके पास। यस, एक सेकेंड, 13 into क्या आ जाएगा 12, ओके। तो 12 10 जा 120 और 36 हो जाएगा 156 मीटर इज द लेंथ ऑफ द कारपेट विच विल बी रिक्वायर्ड। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे अब उसने क्या बोला है, एट द रेट ऑफ ₹120 दैट इज 12.40 पर मीटर स्क्वायर के रेट से अगर हम उसको कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल मीटर स्क्वायर में एरिया निकाल लो आप, दैट इज 13 into 9 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया इंटू पर का 112.4 रुपीज है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट आपके पास निकल आएगा, इजी। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 7th में लिखा है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा तो डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ। तो जो इसका डायगोनल होगा वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बोला हुआ है, डायगोनल है 17, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 के बराबर है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी 289। अब हमसे क्वेश्चन में इसने और क्या दिया हुआ है, इट्स पेरीमीटर इज 46, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, वो है 46। तो एल प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको, 23 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए आप, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल बी। अब मुझे थोड़ा बहुत ये चीज़ें पता है, क्या पता है, देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। ये पता है आपको पंत, मालूम है तुमको। 23 का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 289। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, नहीं पता है आप लोगों को। सर पता है, सर पता है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 माइनस 289, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल बी। तो ये कितना बन जाएगा 111 और 29 तो 140 आ गया। तो एल बी आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 300, तो ये 240 एक्चुअली आ जाएगा 240, 300 तो ये आ जाएगा 229 और 11 240। तो एल बी आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। या यूनिट जो दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दैट विल बी योर एरिया, इजी। नेक्स्ट 7 भी मैंने कर लिया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लो आप, पंथ समझ आ रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट 21 में क्या लिखा है, द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द बेस, the altitude drawn on to the base of an isosceles is 8 and its perimeter is 32, find the area of the triangle। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत होती है एक्स एक्स, और ये अगर आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये वाई अगर है, ये वाई है, तो ये बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है, अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8, मतलब ये अल्टीट्यूड 8 के बराबर है एंड द पेरीमीटर इज 32। अच्छा, तो पेरीमीटर ये बोल रहा है 32 है, तो मुझे क्या पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 64 के बराबर है, और मुझे चीज़ मालूम है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पेरीमीटर के बराबर होगा, क्यों, x प्लस y आधा है, ये भी y आधा है, तो पूरा ट्राइंगल का पेरीमीटर के लिए ये कितना लेंथ है, ये 2y है।
तो x plus x 2x और 2y, तो 2x plus 2y is the perimeter of the triangle and that is 32. So you come to know that x plus y is 16. और यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई x minus y into x plus y जो है 64 है, तो x plus y 16 है, तो x minus y कितना हो जाएगा, 16 1 जा 4 जा, सो x plus y 16, x minus y is 4. अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर दो आप, दोनों को ऐड किया इक्वेशंस को, ऐड करने से क्या हुआ, 2x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई. अब अगर x 10 आ गया और आपको पता है कि x minus y 4 के बराबर है, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. सही है. तो आपको अगर Sir, can you explain it again? कहाँ से नहीं पता चला बेटा, बताओ कौन सी स्टेप में आपको नहीं पता चला. पहले ही आपको पता चला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे हुआ, ये Yes, sir. कैसे हुआ बताओ. ऑल्टीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे हुआ, बताइए आप. बताओ. Sir, मैं बताऊं? Sir, may I tell? नहीं भाई, कशिश कोई डाउट है तो कशिश से ही पूछते हैं. कशिश बताओ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे आया ये. इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या समझ में नहीं आया, मुझे ये पता चलना चाहिए ना. आपको लगता है आगे लेकिन नहीं आया. देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनो. एक आधा मैंने y ले लिया, ये भी y होगा. आइसोसेलेस की वजह से होता क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाते हैं दो, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. these two parts are congruent parts of each other, so you can say by CPCT one is y so another will be y as well. अच्छा, अब ये x है तो ये भी x था क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, तो हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस से हम ये चीज बोल सकते हैं कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये हाइपोटेनस माइनस बेस आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब ये आपके पास ऑल्टीट्यूड 8 के बराबर दिया है, तो आपने बोल दिया कि भाई अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 64 होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद यही मिलेगा ना आपको. यस, तो ये 64 आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये लिखा 64. नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, अब एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में. अच्छा, ये फैक्टराइज हुआ. नेक्स्ट और मुझे क्या बताया, पेरीमीटर के बारे में बताया. तो पेरीमीटर क्या होता है, एक एक्स होगा, एक एक्स और एक वाई और ये भी वाई, इन सबका समेशन वो होगा 2x + 2y = 32. तो पता क्या चला, 2 से डिवाइड किया तो x + y की वैल्यू 16 के बराबर है, ये पता चला. अब हमने बोला कि अगर x - y × x + y 64 के बराबर है और मुझे पता है कि x + y 16 के बराबर है, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे. तो जैसे मैंने x + y को 16 सब्स्टिट्यूट किया तो 16 कट गया 1 जा और 64 से तो 4 बच गया. तो पता क्या चला, x - y 4 के बराबर आ गया. Sir, screen share stop हो गया. पता नहीं यार, बार-बार ऑफ हो जा रहा है. Now what we are saying over here is x minus y मेरे पास 4 आ गया था. So what did I do is I substituted x minus y as 4 over here. तो कशिश, मेरी आवाज आ रही है आपको कशिश? हाँ सर, अब आ रही है. कशिश देखो, हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई. एक तो हमने इक्वेशन बनाई पेरीमीटर से, ये वाली इक्वेशन थी 2x + 2y will be 32. तो x + y मेरा 16 के बराबर है, ये पहली इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन हमें पता थी, ऑल्टीट्यूड जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा पाइथागोरस से. तो वहां से हमने बनाया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 64 के बराबर है. भाई रूट अगर 8 है तो स्क्वायर 64 होगा. अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ x - y × x + y में, और x + y 16 है तो 16 × x - y केम आउट टू बी 64. ये कट गया तो x - y मेरे पास 4 के बराबर आ गया. अब दो इक्वेशन आ गई मेरे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y + 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू y + 4 मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ. हम हमेशा क्या करते हैं, दो वेरिएबल में जब दो इक्वेशंस होती हैं तो हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो x को अगर आपने y + 4 लिख दिया यहाँ पे, तो x को y + 4 लिखो, तो y + 4 + y will be 16, तो 2y will be 12
y विल बी 6। अब y 6 आ गया, यहाँ पे रख दोगे तो x की वैल्यू y + 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। आई थिंक क्लियर है कशिश? पंत को भी समझ आ गया? Yes, sir. पंत का ही डाउट था मेन, तो पंत पता चल गया? पंत चलिए यस अब सर। आगे। ओके, और डीबीपी 2 में कोई डाउट है पंत? नहीं सर, उसमें नहीं। ओके चलिए आगे चलते हैं। डीपीपी ड्रिल 1 में कोई डाउट है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्रिल 1 में कोई डाउट है? अभी किसी का बाकी है कोई डाउट? No, sir. No, sir. ड्रिल 2 में किसी का कोई डाउट बाकी रह गया है क्या? नहीं sir. No, sir. ड्रिल 3 में किसी का कोई डाउट बाकी रह गया है क्या? नहीं sir. कोई का भी डाउट बाकी नहीं है? कोई भी डाउट बाकी नहीं है? No, उत्कर्ष, sir. वानिया, नो डाउट इज लेफ्ट। No, sir. चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, लेट्स कम टू नेक्स्ट नाउ। मुझे एक चीज बताओ, अब हम शुरू कर रहे हैं डीपीपी 3 में किसी का कोई डाउट बाकी है क्या? अब डीपीपी 3 से शुरू करना है हमको। Yes, sir. Sir, drill 3 में मुझे डाउट है। ड्रिल 3 में डाउट है? हाँ sir. ड्रिल 3 में कौन सा डाउट है नीति? Sir, question number 19. क्वेश्चन नंबर 19। सर आपने समझा दिया एक बार, लेकिन तो भी डाउट। 19 में क्या लिखा हुआ है? आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? क्या लिखा है देखो तो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 डेसीमीटर। मैं बोल सकता हूँ 24 मीटर हो जाएगा पेरीमीटर। 24 मीटर दिया हुआ है ना। इफ द टू साइड्स आर 50 एंड 78, तो दो साइड्स जो हैं, तो साइड 1 के अगर साइड पे 50 और 78 डीएम में दी हुई तो 5 मीटर। तो 78 को 7.8 लिखना पड़ेगा। यस, आप चाहो तो 78 लिख के बेटा सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है? यू कैन डू इट फॉर श्योर। 7.8 meters. If you want to convert everything to meter, you can. If you want to keep in decimeter, you can keep decimeter. Okay, ये आ गया। And find the length of the perpendicular on the sides of the height of the length 50. ठीक है, तो एरिया निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? 24 दिया है, 5 है, 7.8 है, 13 हो गया, और 11.2 आ जाएगी दूसरी साइड। सर 10.4 आनी चाहिए ना। है, एक 5 दी है, एक 7.8 दी है, तो ये अगर मैं कर रहा हूँ तो 13 आ रहा है और 2 कम है, तो 13 आ रहा है तो 11.2 आ जाएगी। सही है ना? ये समझ आ गया आपको? यस यस सर। है ना? तो अब नीति हो जाएगा मुझे लगता है। क्या डाउट है इसमें? सर प्लीज आप करके बता दो ना। देखो तो इसका सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो एस कितना आएगा? 12। एस माइनस ए कितना आ जाएगा? 7। एस माइनस बी कितना आ जाएगा? 8, और ये 4.2। एस माइनस सी कितना आ जाएगा? 0.8। सही है ना? तो हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए इज 7, s minus b is 4.2, s minus c is 0.8. Now without any worry you can take these decimals outside and 1 by 10 will go outside. Okay, and in bracket you will have, in the bracket you will have 12, 7, 7 into 6 42 होता है, और एक 8 है, तो 7 में से 2 7 बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा 2 7 में से, और 12 को 6 into 2 लिख सकते हो आप। सो लेट मी रीराइट 6 into 2, 2 6 में से एक 6 बाहर आ गया, 8 into 2 16 में से एक 4 बाहर आ गया, और एक 10 तो नीचे था ही। सही है? तो 7 6 are 42, 42 into 4 is 168, by 10 is 16.8. So area of triangle is 16.8. ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा चलते हैं आगे। चलिए 7 है ना, 42 कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 168 ही आ रहा है। हाँ तो सर। 16.8 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। अब इसने आपको क्या बोला? इसने आपको बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है ऑल्टीट्यूड। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ढूंढना है हमको। वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर। 50 के ऊपर परपेंडिकुलर ढूंढना है। अच्छा 50 के ऊपर अगर परपेंडिकुलर बेटा ढूंढना है तो हाइट इंटू बेस का फॉर्मूला लग जाएगा हाफ में, तो हाफ डेसीमीटर इज 5, height is unknown and this is 16.8, so let's say 168 by 10 is there. ओके तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 into 2 by 50 is h। एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 336, और इंटू 2 कर दिया हमने तो 672 हो जाएगा, तो h हो जाएगा 672 by 100, तो दैट वुड बी 6.72 मीटर्स आई थिंक। यस, देख लो एक बार। ठीक है, यस सर, क्लियर। बस कैलकुलेशन है ना?
चलें आगे, easy. Yes, sir. Next, let's move to next part of the chapter now. We'll come to the discussion of TPP3. चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, डाउट है तो आप अनम्यूट करके अपने आप को बोल देना, ठीक है ना? 1 2 3 तो 3 2 2 तो बहुत सारे हैं इसमें। चलो DPP3 में 2 पहले, तो क्योंकि आपने वीडियोस नहीं देखे, आपने रिवाइज नहीं करा, इसीलिए आपको ज्यादा डाउट आए हैं। अगर आपने वीडियोस देखे होते, रिवाइज किया होता तो डाउट्स नहीं आते। Yes, sir. मैं रिकॉल करवाता जाता हूँ आपको चीजें, ठीक है ना? देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। बेटा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल? याद होना चाहिए फॉर्मूला। Under root a square plus b square plus h square. x square plus b square plus h square. खत्म, कुछ करना ही नहीं आपको। अंडर रूट Yes, में sir. 144 प्लस Yes, I understand. 81, खत्म, इजी। Yes, sir. Easy. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। Yes. थर्ड में क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 times as high as its broad and 8 times as long as its high is this much. ओके, 5 times as high as its broad, तो कुछ एक तो x मान लो आप, तो लेंथ को मान लेते हैं x, ठीक है? तो सर क्या बट यहाँ पे Sir, broad length x नहीं है. ब्रॉड के रिलेशन में हाइट और लेंथ दी हुई है। हाँ तो ब्रॉड को x ले सकते हैं ना। ब्रॉड को ले लो, अरे कुछ भी लो, मैथमेटिक्स है। आप जब तक खुद गलती नहीं करोगे तब तक गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? आप जो चाहो ले सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5 times as high as its broad, ठीक है ना? तो 5 गुना हाई है जितना वो ब्रॉड है, तो ब्रेड्थ को अगर मैं x मान लेता हूँ तो हाइट 5x हो जाएगी। yes, sir. एंड 8 times as long as its high, 40x. ओके, तो लेंथ हो जाएगी 40x। अब हमें क्या बोला हुआ है? इतना इसका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू LBH। तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी x, 5x और 40x, ये सारे डायमेंशंस आ गए, सही है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे कितना हो रहा था ये? 12.8 क्यूसेक, है ना? क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक मीटर्स। नाउ आई कैन से दिस इज 200, सही है? X cube. x क्यूब कितना हो जाएगा? 12.8 बाई 200 आई गेस, है ना? ओके, यस। अब आप क्या कर लो, एक 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है? तो 12.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 64 हो जाएगा, ठीक है? Yes. और ये कितना हो जाएगा? 1000। मतलब आप लोग ये देखते हो क्या कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ? इसीलिए मुझे करवाते हो क्या सॉल्व? मैं हमेशा नहीं शॉर्टकट सर. नहीं ढूंढता हूँ कैलकुलेशन में, देख लो, ठीक है ना? 0.4 आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था कैलकुलेट? हाँ सर, मैंने तो ऐसे ही किया. बिल्कुल, कैलकुलेशन कम से कम करना है। आप जो कन्वर्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते किसी भी चीज में 1000 में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यही करते हैं बेटा, दोनों साइड में. कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिगर तो चेंज नहीं होती। मैथमेटिक्स में ये तो हमने पढ़ा है, रेशनल नंबर्स में जब एडिशन करते थे वी ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, तो वो कैसे बनाते थे? एलसीएम लेके वही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, है ना? एलसीएम बनाने के लिए यही करते ना। यस बेटा, सर आपने 40x क्यों लिया? क्योंकि दिया हुआ है दैट 8 times as long as it's high, तो जितना हाई है उससे 8 times लॉन्ग है वो। Yes sir. और हाई तो 5x है, 8 times क्या हो जाएगा? 8 into 5x, है ना? Yes sir. तो ये 40x हो जाएगा आपके पास, है ना? ठीक है, यस Yes sir. चलिए आई थिंक यहाँ से आपने 0.4 निकाल लिया, आई थिंक बाकी सब भी निकल जाएगा, है ना? तो सिर्फ ब्रेड बस सर इतना ही है. ओके, चलिए आगे चलते हैं। 4 5 5 सर. 4 तो करवाया था ना मैंने आपको, 4 तो करवाया था, भूल गए क्या आप? ये सारा डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक वापस से कर रहे हैं क्या? सर हाँ सर, 5 4 तो किया है. यस सर 5 रिकॉर्डेड सेशंस, यू कैन चेक दोस एज वेल ना बेटा। आप एक बार देखो ना, सारा सेशन आपको देखना है, आपके लिए तो अपलोड करते हैं। फोर्थ में जो आपके पास वॉल है उसमें 10% मोटर है, तो 90% इज एक्चुअली मेड ऑफ ब्रिक्स, फॉर्मूला गया था, है ना? इवन चलो अब फिफ्थ करें क्या? वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक। हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन 8th बट एज वेल एज इन 9th एंड एज वेल एज इन 10th। 9th और 10th ग्रेड के लिए फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वाटर फ्लोज इनटू अ थिक टैंक थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप। अब हो क्या रहा है, एक पाइप है, ठीक है, और एक टैंक में पानी जा रहा है। इसके पीछे हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं वो आप बहुत ध्यान से समझना। अब ये टैंक के अंदर जब मैं इसमें से पानी फिल करने वाला हूँ तो होगा क्या, यहाँ पे तो कितना पानी टोटल हमारे यहाँ पे से जा रहा है हमें उसका कोई हिसाब ही नहीं है। वैसे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई पानी एक कंटेनर में मैं रोका लेता हूँ और वो पानी को मैं इस कंटेनर में डाल दूंगा तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दूंगा।
तो मैंने क्या बोला पता है, मैंने बोला कि ये पाइप है ना, पाइप इनफाइनाइट लंबी पाइप है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, बहुत लंबी पाइप है, और मैंने ये वाल्व को क्लोज रखा है। भाई अगर इसने ऐसा बोला ना कि 10 जैसे इसने क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है एट द रेट किलोमीटर पर आवर वाटर फ्लोज थ्रू रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ दिस। अच्छा स्पीड लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया नहीं है, एट द रेट लिखा हुआ है ना, उस एट द रेट को क्या कंसिडर करें हम फिर। अरे यार एक काम करो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करते हैं, ये क्वेश्चन में एट द रेट की जगह कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये नहीं दिया है तो हम एक काम करते हैं, टाइम को हम ले लेते हैं। सर दिया ना @1 किलोमीटर पर आवर है सर। 1 आपके यहाँ लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पे नहीं लिखा है। सर 1 लिखा नहीं है, लेकिन इसे समझ तो सकते हैं। अच्छा इसे समझ ले, ओके, ज़्यादा समझदार नहीं है हम शायद इतना कि 1 समझ ले। तो आप क्या करो, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, एट द रेट 1 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। So to correct the question, what we will do is we'll say find out. देखो क्वेश्चन को मैं री करेक्ट कर रहा हूँ and I'm rewriting the question. Now the question is water flows into a tank of the dimensions 200 meter into 150 meter. तो dimensions उसके 200 क्रॉस ये इतना width है इसका 150। ध्यान से समझना मैं कैसे करने वाला हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने अभी चेंज कर दिया है। थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ 1.5 मीटर्स इंटू 1.25 मीटर्स। तो जो रेक्टेंगुलर पाइप है, ये पाइप रेक्टेंगुलर नेचर में है, जिसका लेंथ और ब्रेड पता है 1.25 इंटू 1.5 मीटर्स, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें से पानी जा रहा है, क्या स्पीड से पानी जा रहा है हमको पता नहीं है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वाटर इफ वाटर राइजेस बाय अ लेवल ऑफ 2 मीटर्स। 2 मीटर तक वाटर का लेवल बढ़ जाता है, ओके। और टाइम जो आंसर में दिया हुआ है वो हम आंसर ले लेते हैं और स्पीड हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 96 मिनट्स, ओके। तो इसने बोला कि 96 मिनट्स के अंदर 2 मीटर की हाइट हो जाती है, तो फाइंड आउट द स्पीड। ये समझ आ गया आपको? क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से चेंज कर लिया, समझ गए आप? नो नहीं सर। सर। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड x है, स्पीड इज नॉट गिवन, एट द रेट किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में लिखा है, और Yes. टाइम पूछा है कि 2 मीटर कब फिल हो जाएगी। तो हमें जब स्पीड भी नहीं पता तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए हम स्पीड ढूंढ लेते हैं और हाइट हम लेके चलते हैं जो क्वेश्चन में आंसर की तरह दिया हुआ है, ठीक है। बात तो एक ही हो गई ना बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। नहीं तुम लोगों को समझ आ रहा है? तो आपने 2 मीटर हाइट ले ली। 2 मीटर हाइट दी हुई है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना वाटर विल राइज बाय 2 मीटर्स। सर तो आपने 96 मिनट्स कैसे निकाला? अरे 96 मिनट, क्वेश्चन में अगर स्पीड दी होती तो मैं टाइम निकाल लेता कितने टाइम में फिल होगा। अब क्वेश्चन में स्पीड नहीं दिया है लेकिन हमारे पास आंसर में टाइम तो पता है ना, तो मैंने टाइम ले लिया और मैं स्पीड निकाल लूंगा ना। आप समझ रहे हो? अरे मेरे बेटे एट द रेट दिया हुआ है, उसकी जगह स्पीड दी कहाँ है आपको? क्वेश्चन में देनी चाहिए सर ना। तो आपने टाइम मतलब खुद ले लिया ऐसा? खुद ले हाँ लिया। एक चीज तो लेनी अच्छा। पड़ेगी ना, क्वेश्चन में जब स्पीड दी नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन? हाँ ओके। यस सर। भाई इस एट द रेट की जगह पे क्या स्पीड होनी चाहिए थी, दैट इज नॉट गिवन टू अस, ओके। यस सर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या कर दिया कि क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हमने बोला लेट द स्पीड जैसे दी हुई है एट द रेट, वी डोंट नो द स्पीड बट व्हाट इज गिवन इन द आंसर इज इन मिनट्स टाइम, तो हम वो टाइम को लेके स्पीड निकाल लेते हैं। ओके अंडरस्टूड। और जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं उनके लिए क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ। भाई तुम क्वेश्चन फिर से लिख लो, 5th क्वेश्चन को चेंज कर लो। वाटर फ्लोज, फटाफट लिख लो, वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक, ये क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करें। 200 मीटर्स इंटू 150 मीटर थ्रू अ पाइप, 1.5 मीटर्स इंटू 1.25 मीटर्स, ठीक है। What will be the speed of the water? What will be the speed of water? What will be the speed of water if it takes 96 minutes to rise the water level in tank by 2 meters? समझ आ गया आपको? क्लियर है? कशिश स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या आप लोग के पास?
सी व्हाट द कॉन्सेप्ट हैज टू बी अप्लाइड इज, आपका एक रेक्टेंगुलर पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है, टैंक के अंदर जा रहा है रेक्टेंगुलर। तो हो क्या रहा है, जो पानी पाइप के अंदर रहा होगा वही टैंक में जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड रिमेन सेम। पानी तो कहीं जा नहीं रहा है, पाइप में से टैंक में जा रहा है, तो जो पाइप में पानी रहा होगा वो टैंक में पानी रहा होगा, है ना। अब पानी क्या फ्लो करता जा रहा है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे पानी कितना था पाइप के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, वाल्व को क्लोज कर दिया। व्हाट डिड आई डू इज, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी यूजुअली डू इज, हम क्या करते हैं, हम वाल्व को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम हमारा कॉन्सेप्चुअल चीजें लगाते हैं, हम बोलते हैं कि वाल्व मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। और ये जो पाइप है ना, ये इन्फिनिट लंबा है, जितना पानी जो आ रहा है ना स्पीड से, वो पानी वाल्व की वजह से अंदर ही रह रहा है, उसको हम बाहर जाने नहीं दे रहे। तो होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर हियर, ऐसे पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। यस, ये बात मानते हो आप? यस सर। तो पानी Yes. पाइप के अंदर ही रहेगा, आपने पानी को जाने नहीं दिया कहीं पे। फिर जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, मान लो 96 मिनट्स तक मैंने पाइप को क्लोज रखा, क्यों, क्योंकि 96 मिनट्स के अंदर ये बोला कि पानी 2 मीटर की हाइट में राइज हो गया दूसरे वाले बड़े टैंक के अंदर। तो हमने क्या किया, वाल्व क्लोज रखा 96 मिनट्स तक, और 96 मिनट्स के अंदर जितना पानी इसके अंदर स्टोर हो गया वो वाल्व खोला हमने, उसके बाद वो पूरा का पूरा पानी इसके अंदर चला जाएगा और इतना हाइट वो पानी का हो जाएगा और यहाँ पे पूरा पाइप एम्प्टी हो जाएगा। Yes, दिस वुड sir. बिकम एम्प्टी नाउ। ओके, Yes, sir. कितना पाइप का लेंथ रहा होगा वो डिपेंड करेगा उसकी स्पीड पे। अगर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो वाल्व जब हमने क्लोज रखा था, ये वाला वाल्व जब क्लोज था, तो इसके अंदर जो पानी एक्यूमुलेट हुआ होगा वो बहुत ज्यादा लेंथ में एक्यूमुलेट हुआ होगा ना भाई। मान लो पानी की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आपने 1 घंटे तक पाइप क्लोज रखा तो 1 किलोमीटर लेंथ पानी की आ गई। यस, यस सर। Yes, sir. अगर 2 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो आई कैन से 2 किलोमीटर लेंथ में पानी, अगर पानी फ्लो किया है विद इन एन आवर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो 10 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर हैज बीन ट्रेवल्ड इन एन आवर। सो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड द लेंथ विल वेरी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पाइप की लेंथ अनगिनत लंबी मान ली है कि पाइप की लेंथ जो है ये अनगिनत लंबी है। और पानी का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने वाल्व को क्लोज कर दिया। मैंने कहा पहले तुम इसमें फिल हो जाओ पाइप के अंदर और फिर मैं पूरा का पूरा एम्प्टी करके तुमको टैंक में डाल दूंगा, तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कितना पानी टोटल था, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू इज वी फर्स्ट राइट वॉल्यूम इन अ पाइप। अब मुझे एक चीज बताओ, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। यस, सो आई कैन से दैट x किलोमीटर वो 1 आवर में फिल करता है। अब कितनी देर तक पाइप चला था, 96 मिनट तक पानी रन किया गया। तो अगर ये मिनट्स में, तो मुझे इसको भी आवर में करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में ढूंढनी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 मिनट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 आवर। तो 96 मिनट्स मतलब कितने आवर रहे होंगे, लेट्स से इट इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 96। तो x आपके पास आ जाएगा 96 अपॉन 60। सो इफ यू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, दिस इज 16 6, this is 6 16s are 6 10s are, this is 2 8s are, and this is 5s are. So 8 by 5 of an hour, 8 by 5 hours है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x किलोमीटर 1 आवर में होता है, तो कितना किलोमीटर रहा होगा इन 8 by 5 hours, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैन आई से दैट दिस अननोन क्वांटिटी वुड बी 8 by 5x। ये समझ आ गया सबको? यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वाटर इन इट, ब्रेड्थ इनटू हाइट। नाउ आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन 1.25 कैन बी रिटन एज 5/4, 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2। सो द वॉल्यूम इन द पाइप is nothing but 8 by 5x. Now breadth of the water, let it be 5/4, breadth of the pipe, length is 3/2. Now can I say that this volume which was there in the pipe, let's keep it as it is, this is volume in the pipe. Now this volume of water is now emptied into a tank. So can I say volume of water in the tank will be both same. The volume of water in the tank is 200 meters into 150 meters into the height is 2 meters. So can I say both of these volumes are equal? So I can say volume of pipe is equal to volume of tank. यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 8 by 5 x into 5 by 4 into 3 by 2 is equal to 200 into 150 into 2. Yes, बोल सकता हूँ मैं ये। तो यहाँ से मुझे अब क्या क्या पता चल रहा है, देखो क्या क्या चीज़ें हम देख पा रहे हैं। 4 2 8 से कट गया, 5 5 से कट गया। अब यहाँ पे x कितना आ गया आपके पास,
इफ यू कैलकुलेट। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो आप यहाँ पे, so now if I divide by 3 what do I get? 200 into 150 into 2 by 3, this is x, so this x will be 3, this is 50, so you'll get x as 200 into 100, so can I say this 20,000? Yes, Yes sir, 20,000. 20,000 meters per hour। तो अगर मुझे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पानी की स्पीड क्या रही होगी? 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ओके, Yes sir. इज इट क्लियर? तो ये हमने स्पीड निकाल लिया। अब आपके पास जो क्वेश्चन था बेटा, उसमें जहाँ पे @ लिखा है ना, उसके बाद में 20 लिख दो आप, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 96 आ जाएगा। इजी। यस सर। Yes sir. अब देखो हमारा काम हो गया ना, कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया, क्वेश्चन में जो डेटा मिसिंग था वो भी हमने निकाल लिया, डेटा क्या है, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो इसको आप। लिख लिया सर आपके साथ। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 7 में कोई डाउट है? 6 7 सर 6 सर 6 कैसे भूल गए आप? चलिए 6 ले लेते हैं। The dimensions of the open box are this. Its thickness is this. If 1 centimeter cube of the metal used in the box weighs this much, find the weight of the box. अच्छा, तो इसने क्या दिया हुआ है? डायमेंशंस ऑफ एन ओपन बॉक्स, मतलब ये बॉक्स है जो कि ऊपर से ओपन है, जिसके डायमेंशंस है 50, 40 एंड 23। ओके, तो मैं लिख देता हूँ डायमेंशंस। Okay, so dimensions are 50, 40 and 23. These are the dimensions that we have. Now its thickness is 3 centimeter. इसकी जो thickness है वो 3 centimeter की है. Okay. Now if 1 centimeter cube of metal used, इतना weight है, तो इस box का weight कितना रहा होगा? अच्छा, तो अब अगर जो हमें dimensions दिए गए open box के, तो we will consider these dimensions as the outer dimensions. हम क्या consider करने वाले हैं? These are outer dimensions. ये बाहर के dimensions हैं. These are outer dimensions. इनको हम outer dimension ले लेते हैं। अब इतना ये थिक है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम विल गिव यू द नेट वॉल्यूम। भाई ये क्या है? एक बॉक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। ओके, दैट विल गिव यू द नेट वॉल्यूम। ठीक है, तो निकाल लो, कैलकुलेशन कर लोगे। अब आई गेस 3 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं सर क्या बोल आपकी सकता हूँ? स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। नहीं दिख रही है व्हाइट स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? सर अब दिख रही है। दिख रही है। ओके, तो क्वेश्चन में जो इसमें दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डायमेंशंस है बॉक्स के, ओपन बॉक्स के, और उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर की थिकनेस है। ठीक है ना, तो 3 की अगर थिकनेस है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इनर होगा वो कितना होगा? 44 हो जाएगा, यहाँ के अंदर 44, ये 17 और ये हो जाएगा 34। ठीक है, और आउटर डायमेंशंस आपके पास 50, 23 और 40 है ये डायमेंशंस। तो वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर विल गिव यू द नेट वॉल्यूम। सर यस बेटा, टेल मी। सर आपको 3 माइनस करना चाहिए ना, आपने 6 क्यों माइनस किया? क्योंकि दोनों साइड थिक होगा ना, मान लो ये बेस है, मान लिया, ठीक है ना, यस। ये ऐसा है। ओके, तो इधर अगर 3 का थिकनेस है तो इधर भी 3 का थिकनेस रहा होगा ना। एक साइड कैसे थिक होगा? दोनों साइड थिक होगा ना। हाँ सर। ठीक है ना, तो जो अगर ये मान लीजिए बाहर का डायमेंशन है 40 और ये है 23, तो अंदर का डायमेंशन कितना हो जाएगा? ये 44 और ये 17 हो जाएगा ना। यस सर। कर लेते हैं, बस खत्म। वॉल्यूम आउटर कितना हो जाएगा? 40 4600 इंटू 23 माइनस इनर में 3 6 कम कर दो आप, 34 44 इंटू 17। आई थिंक सो कर लोगे अब आप। यस सर, कर लेंगे। नेट वॉल्यूम अगर आपके पास आ जाता है, तो नेट वॉल्यूम आपने अगर निकाल लिया, आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 42,000 इंटू 23, तो 46,000 आ जाएगा, है ना। और माइनस कितना करोगे आप? 46,000 माइनस 34 इंटू 44 इंटू 17, so that would be around 25,432। ठीक है ना, राउंड अबाउट दिस, ये कुछ आ रहा है। अब ये वॉल्यूम अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो ये मेरे पास आ गया राउंड अबाउट 2568, एंड दिस इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब है ये, और इसने क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 0.5
ग्राम्स है। ओके, तो ये कितना होगा, तो इंटू 0.5 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो 10.284 आ जाएगा आपके पास। ओके, दिस मच ग्राम्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 20568 centimeter cube. It's nothing but your volume. Okay, so the weight will be, इतना वेट कितना है देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.5 ग्राम्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.5 ग्राम्स। तो लेट्स से ये कितने ग्राम्स रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ गया 10.0284 ग्राम्स, तो 10.284 kg आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपके पास। एक मिनट सर, आपने 2568 का क्या लिखा? 2568 का क्या लिखा मतलब? मतलब 20,568 को आपने 10.284 कैसे लिखा? ये वॉल्यूम है ना सेंटीमीटर क्यूब में। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 0.5 ग्राम्स है, तो इंटू 0.5 करना पड़ेगा ना, टोटल कितना वजन होगा उसका। यस सर। ठीक है ना। थोड़ा क्लैरिटी क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि हमको इंटरनल डायमेंशन लेना है, आउटर डायमेंशन लेना है, ठीक है। सर बट आंसर ये नहीं है। ठीक है, चेंज कर लेना, आपको इशू नहीं है उसमें, है ना। देखो दो चॉइस हो सकती है, या तो हम इसको इंटरनल डायमेंशन ले लें, ठीक है ना, या हम इसके आउटरनल डायमेंशन ले लें। अब हमने क्या किया, आउटर डायमेंशन लिए इसको, तो हमारे पास 10.284 kg आ गया। अब अगर इसको हम इंटरनल डायमेंशन ले लेते हैं, तो भाई मान लो अंदर के डायमेंशन दिए हैं, तो अगर अंदर के डायमेंशंस 50 दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है आपके पास, लेट्स से यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है और 23 दिया है ना, 2-3 डायमेंशन हो गए। अब इनमें अगर ये इंटरनल डायमेंशन है, तो आउटर डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 56, 46 और 29, है ना। माइनस कर लूंगा 50, 40, 23। दो तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन ठीक है ना, लेकिन आंसर तो कम से कम 10.284 तो आएगा ही आएगा, उससे शायद ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से। तो 56 इंटू 46 इंटू 29 अगर आप करते हो, so you get around 74,704, ठीक है। और ये करोगे आप तो 46,000 अभी हमने निकाला ही था, ठीक है। तो ये कर देंगे -74,704, तो इंटू 0.5 अगर आपने करा, तो यहाँ से 14.35 kg आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। ओके तो अब डायमेंशन ऑफ बॉक्स, लेकिन जहाँ तक व्हाट आई फील शुड बी द फर्स्ट वन, बिकॉज जब बॉक्स के डायमेंशन दिए गए हैं आपको, तो बॉक्स का नेट डायमेंशन दिया गया कि ये डायमेंशन है बक्से का, फिर उसके बाद जितनी थिकनेस होगी उतना अंदर से वो कम होता जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ का हम डायमेंशन देते हैं, कभी भी पर्पस यूज़ के लिए देते हैं, तो हम हमेशा उसका आउटर डायमेंशन ही देते हैं, आउटर डायमेंशन ही बताते हैं कि भैया इतना डायमेंशन है बॉक्स का, अंदर कितना थिक होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन ये आउटर डायमेंशन ही है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट है? 7, 8, 7 वापस से बेटा देखो, वही है, आपने वीडियोस अच्छे से देखा नहीं, रिवाइज नहीं करा। हाँ सर, डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या है? लेकिन ये वॉल्यूम हम सरफेस एरिया यानी कि ये एक फेस का वॉल्यूम है, डायगोनल बेटा कभी भी वॉल्यूम फेस का होता है नहीं, वॉल्यूम तो क्लोज फिगर का होता है, क्लोज फिगर मतलब एक क्यूब। सरफेस एरिया जब भी क्यूब का बोला गया तो 6a² ही होता है, ठीक सर। है। इस डायगोनल से हमें साइड निकालनी है, फिर हमें सॉल्व करना है। यस, इसीलिए तो डायगोनल दिया है, तो 6√3 कर दिया तो a6 आ गया। तो ये वॉल्यूम, ये भी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। यस सर, ये किया था आपने डिस्कस। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों इक्वल आ जाएंगे a³ के बराबर, ये सरफेस एरिया है, यस ठीक है। यस 8 में कोई डाउट यस। है? 8, 9, 10। 9 सर। 9 में क्या लिखा है देखो, 9 में लिखा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ दिस डिस्टेंस इज कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स। बहुत आसान है, ठीक है। क्या बोला इसने, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसको काटा है आपने, ठीक है ना, तो काट के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, तो वॉल्यूम लिख लो ना, वॉल्यूम क्या होगा, 6 इंटू 12 इंटू 15 होगा, और ये क्यूब्स है छोटे छोटे, तो एक क्यूब होगा एक का, और वो n क्यूब्स होंगे, ठीक है ना। अब लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स वो पूछ रहा है,
मतलब लीस्ट नंबर कितने क्यूब्स हो सकते हैं वो आप बताइए। तो जब हमें ए क्यूब निकालना है तो इसको पहले तो फैक्टराइज कर लो, प्राइम क्या होगा 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो बेटा दिख रहा है ना 2 और 4 तो 8 है, वो क्यूब रूट के बाहर आ सकता है भाई, परफेक्ट क्यूब में पार्टिसिपेशन होगा ना उसका, 8 चला गया। फिर 3 का भी क्यूब्स में पार्टिसिपेशन होगा, 3 क्यूब। सिर्फ 5 ही एक इकलौता बच गया तो वो n के साथ आ जाएगा। समझ आ गया आपको? यस और नो? इजी है ना? तो आपसे उसने पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कम से कम 5 क्यूब होने चाहिए, कम से कम 5 क्यूब्स होंगे और हर एक का डायमेंशन होगा 6 सेंटीमीटर। अगर उसने ज्यादा से ज्यादा क्यूब पूछा है आपसे तो ज्यादा से ज्यादा क्यूब आप कैसे बता सकते हो उसको? ज्यादा से ज्यादा क्यूब हम बना सकते हैं 2 सेंटीमीटर ईच एंड देयर विल बी 15 क्यूब्स एंड वी कैन फॉर श्योर हैव। सर n का क्या हुआ वो समझ में नहीं। n को ही तो कंपेयर करना है, n ही तो ढूंढना है बेटा, n क्या होगा आपको इसमें से n ही तो ढूंढना है। तो a नहीं ढूंढना है। बचा हुआ a आ जाएगा ना आपके पास, ये मैं a ही लिख रहा हूँ इधर और ये n ही लिख रहा हूँ। अगर n 5 है तो a 6 हो जाएगा, अगर n 15 है नंबर ऑफ क्यूब्स अगर सबसे ज्यादा पूछा है तो a 2 हो जाएगा, और अगर a आपका 3 सेंटीमीटर लिया गया है तो नंबर ऑफ क्यूब्स 10 क्यूब्स हो जाएंगे आपके पास। सो दीज आर 3 डिफरेंट आंसर व्हिच आर पॉसिबल। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करूंगा। नंबर को ध्यान से देखना आप, इसमें पहला वाला तो बिल्कुल ठीक लिखा हमने, दूसरे वाले में थोड़ा सा करेक्शन है। क्या करेक्शन है देखो, ये जो है दैट इज a क्यूब इंटू n। तो अगर a मेरा 2 है तो n मेरा हो जाएगा 27 इंटू 5, तो यू विल हैव 140 क्यूब्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट सिमिलरली अगर a मेरा 3 को पार्टिसिपेट कर रहा है तो 5 इंटू 8 यू विल हैव 40 क्यूब्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन उसके क्या वो मांग रहा है, वो बोल रहा है अगर कम से कम कितने क्यूब होने चाहिए तो कम से कम 5 क्यूब होने ही चाहिए, कम से कम 5 क्यूब बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 140 बन सकते हैं। और अगर 3 सेंटीमीटर की एक एज है तो देयर विल बी 40 क्यूब्स ऑफ द सी। आई थिंक इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। इजी समझ आया आप लोगों को? नो सर। नहीं आया, फिर से बताऊं। 6 इंटू 12 इंटू 15 है जो, ये n क्यूब्स में है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से एक 2 इंटू 3 आ गया, यहाँ से एक 4 इंटू 3 आ गया, और 15 में से एक 5 इंटू 3 आ गया बेटा, n ए क्यूब हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5। यस तो अब ए क्यूब अगर इसके बराबर हो जाएगा तो n 5 हो जाएगा। केस 1 हो सकता है ये। यस केस 2 में n ए क्यूब लिखा, 2 क्यूब 3 क्यूब 5 लिखा। दूसरा ए क्यूब कभी 2 क्यूब के बराबर हो सकता है तो n बाकी बचा हुआ हो जाएगा। केस 3 ले लिया, 2 क्यूब 3 क्यूब 5, n ए क्यूब हो गया। इसमें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये बचा हुआ n हो जाएगा। सही है ना? ओके श्योर, सर अंडरस्टूड। लेट अस कॉपी। लिख लो लिख लो। यस सर डन। चलें आगे। यस यस ओके लेट्स गो फॉर नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट है 10। क्या? यस 10 में क्या लिखा है? नहीं सर 10 मिनट। A cube of this much is immersed completely inside a rectangular vessel containing water if the dimensions of the base of the vessel are this, find the rising of water level। बेटा होगा क्या, पानी उतना बढ़ेगा जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, है ना? यस यस करना क्या है,
राइज ही तो राइज मतलब उतना राइज होगा, पहले मान लो इतना था, क्यूब इंसर्ट करने के बाद इतना राइज हो गया, तो मैं इतना ही वॉल्यूम निकाल लेता हूँ और इतना ही वॉल्यूम बोल देता हूँ क्यूब के बराबर है, तो इतना वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? तो ये भी एक सिलेंडर फिगर है भाई, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर जो बचा हुआ है, अच्छा रेक्टेंगुलर वेसल बोला हुआ है तो हाँ काम सर आपका और आसान हो गया, रेक्टेंगल। काम और आसान हो गया है ना। अगर रेक्टेंगुलर वेसल बोल रहा है वो, तो काम तो हमारा और भी आसान हो गया बेटा। तो एक सर काम पहले करो, जो आप क्यूब rectangle है ना, पहले जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालेंगे फिर। बिल्कुल भाई, पहले यहाँ तक पानी था, फिर यहाँ तक पानी हो गया, तो ये जो बीच में जो वॉल्यूम अपन को दिख रहा है, ये वॉल्यूम क्या है? ये भी तो रेक्टेंगुलर वॉल्यूम है, लेंथ तो सेम रह गई, ब्रेथ भी सेम हो गई, और हाइट क्या हो गई? जितना पानी का हाइट बढ़ गया, मैं बोल सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ऑफ द वाटर व्हिच इज राइज, व्हिच हैज राइज्ड, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यस तो पानी कितना बढ़ा है उसमें? 20 into 15 into h is the rise in the water, and that is nothing but 15 into 15 into 15. Yes, तो 15 से 15 कट गया, h कितना हो गया आपके पास? 15 into 15 by 20, 11.25। yes, that is 45 by 4, 11.25. Easy. यस सर इजी। यस Let's go to next now. चलिए फटाफट चलते हैं, DPP 4 में आ जाते हैं अभी। Let's come to Yes. DPP 4. DPP 4 क्वेश्चन नंबर 1 1। में क्या लिखा है? 1 देखें, 1 यस देखो, the diameter of the driving wheel of the bus is this much. How many revolutions per minute must the wheel make in order to keep the speed of 66 kilometers per hour? ये भी देखो, आपने है ना रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखा, इसलिए आप नहीं कर पाए इसको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? ये करवाया मैंने आपको क्लास में। 1 revolution the distance covered is 2 pi r, याद है आपको? यस सर। यही होता है। यस सही। अब डायमीटर दिया हुआ है 140, तो रेडियस कितना रहा होगा? 70 रहा होगा। अब 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा वो हम निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। इन ऑर्डर must the wheel make in order to keep a speed of 66 km per hour. So if the speed is 66 km per hour and he's asking me to find out the revolutions, per hour. he's asking me to find out the number of revolutions in a minute. Okay, तो कितने revolution उसको 1 मिनट में करने चाहिए, तो भाई कितना डिस्टेंस वो 1 मिनट में करेगा पहले तो वो निकाल लेता हूँ। तो मुझे क्या दिया हुआ है? 66 किलोमीटर वो 1 आवर में करता है, which is 60 मिनट्स में करता है। इज इट क्लियर? Sir, तो वो it is 188 kilometer. भाई मेरे पास जो किताब है उसमें तो 66 किलोमीटर हाँ पर सर आवर। 66 ही है। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो आई गेस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, 2 तो क्लास में करवाया है, 1 देखो। Yes. 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो 66 किलोमीटर वो 60 मिनट्स में कर रहा है, तो कितने किलोमीटर 1 मिनट में करेगा? 1 मिनट में भैया 66 by 60 किलोमीटर करेगा, विच मीन्स 11 by 10 किलोमीटर करेगा। यस यस विच मीन्स अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूं मीटर के अंदर, ठीक है ना, तो मीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 11 into 1000 by 10, तो पता क्या चला? 1100 meters will be the distance covered. Yes, is it clear? यस सर। 1100 meters is the distance covered, so लिख लो 1100 meter is the distance covered in 1 minute. Okay, अब 1 मिनट में उसको कितना रिवॉल्यूशन करना है? तो भाई एक रिवॉल्यूशन 2 पाई आर होता है, ठीक है, तो वो भी निकाल लो भाई। 1 revolution is 2 into pi, that is 22 by 7 into r. What is the 70. radius? 70. 10. So this is 440. यस एक सेकेंड। Yes. So this is nothing but 22 by 7 into 70. ठीक है, 7 1 जा 10 सा, so 440 centimeters is the distance covered in 1 revolution. Okay, 440 centimeter distance covered in 1 revolution. So 1100 into 100 centimeter is the distance covered in how many revolutions? Let's say x. Can I cross multiply? So 440 into x is equals to 1100 into 100, yes, into the 1 revolution, तो 1 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 11 4 जा 44, 1100 जा, so this is x is
1000 by 4, that is 250 revolutions. Easy. समझ आ गया आपको? Can you please explain this cutting again? मतलब कि क्या बताऊं मैं बेटा? नाजरा पता नहीं चला, बताओ क्या बोल रहे हो? सर आपने 11 और 44 को उधर कट करा ना, मतलब 440 से पूरे को डिवाइड कर दिया इसको। देखो सिंपल सा फंड है, क्या करना है आपको? आपको पूछ रहा है कितने सर्कल मुझे घूमने पड़ेंगे 1 मिनट में, तो आप पहले निकाल लो 1 मिनट में भी कितना डिस्टेंस तुम कवर करना चाहते हो। वो कैसे निकालोगे? स्पीड से निकाल लिया, 1 मिनट में उसको 1100 मीटर कवर करना है। पता चला एक रिवोल्यूशन में 440 सेंटीमीटर कवर होता है, तो कितने रिवोल्यूशन में 1100 मीटर कवर होगा वही निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पता चला 250 रिवोल्यूशन लग जाएंगे। इजी, लिख लो इसको आप लोग। लिख लिया सर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला भी डाउट है कि आपको? सेकंड वाला? नहीं नो सर, सर, थर्ड? नो सर, सर फिफ्थ। हाँ सर, फिफ्थ में क्या लिखा? फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? 2.2 cubic decimeter, okay, of lead is to be drawn into a cylindrical wire of this much, this. Find the length of the wire in meters. Okay, very easy. क्वेश्चन में दिया 2.2 cubic decimeter, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ this is 2.2 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई पाई 10 करके मीटर में कन्वर्ट करो, इससे तो 1000 करके सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ ना, सही है? यस सर। अब ये जो लीड है इसको मुझे क्या करना है? ड्रॉ करना है और इसमें से सिलेंड्रिकल वायर बनाना है। तो सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेटा अभी सिलेंडर है ना, वायर बहुत पतला सा वायर होता है, तो ये जो हाइट है ना वही लेंथ ऑफ द वायर होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ वायर होता है। तो बोल सकते हैं 22 इंटू 100 इज इक्वल टू 22/7। रेडियस आपको दिया हुआ है कितना? देखो 0.5। क्या लिख सकते हैं उसको? हाफ। एच के बराबर हो जाएगा। 22 से 22 कट गया, बस खत्म हो गया। 7 2 14, 14 2 28, 28 into 100 is 2800। H is 2800 centimeters, which is 28 meters. Easy, ठीक है? I think so clear है। सर आपने जो सिलेंडर की हाइट वाला लेंथ ऑफ वायर समझा, वापस समझा दो। बेटा इसमें क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ द वायर जो है वही तो सिलेंडर का। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, सॉरी, हाफ जो है ना यहाँ पे रेडियस दिया नहीं है, डायमीटर दिया है, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चेंजेस कर देना आप। तो और एक 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 2 यहाँ बढ़ गया, तो 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 112 मीटर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, यस सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द वायर। अब सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका जो हाइट है वही लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये तो क्या है? एरिया ऑफ द एंड क्या है? पाई आर स्क्वायर है, और ये एल होगा, ठीक है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल बोल दो, या पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर वायर बोल दो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर जाके तो वो 100 से 56 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 100 से 7 4 28, 28 इंटू 4 हो जाएगा 112, तो 11 इंटू 100, और 100 से डिवाइड भी करेंगे ना, सेंटीमीटर में आया, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ में डिवीजन बाय 100 करा है, ठीक है? ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है क्या? 6 हाँ 7 सर, 6। 6th वीक क्या किया हुआ है हमने? देखो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन द रेशियो 3:5, 2 पाई r1 h1 2 पाई r2 h2, सही है? तो 2 पाई 2 पाई कट जाएगा। r1/r2 का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/5, और h1/h2 2/3 दिया है, ठीक है ना? तो ये रेशियो 2/5 आ जाएगा। यस, 2/5। यस सर। पहले हमने जो निकाला वॉल्यूम निकाला, दूसरा वाला मैंने CSA का निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है CSA, तो CSA आप बता देना 2:5 है, ठीक है? अच्छा सेम तरीके से 7th और 8th भी हो जाएगा। 7th 8th हो गया आपसे? नहीं सर, 7th नहीं हुआ। 7 और 8 दोनों नहीं हुए। 7th भी देख लेते हैं एक बार। सर 8th हो गया। ओके 7 देख लेते हैं, आ जाओ पहले। क्या लिखा था? हाइट ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो, टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:2 एंड द पेरीमीटर्स ऑफ द बेसेस आर इन द रेशियो 3:4। तो बोल सकते हैं 2 पाई r1 पेरीमीटर ऑफ द बेस अपॉन 2 पाई r2, इट इज इन द रेशियो 3:4, सो दैट मींस r1/r2 is 3:4।
ओके और उसने क्या बोला है, हाइट ऑफ द टू सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 1:2, सो h1 by h2 इज 1/2. अब वॉल्यूम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स v1 by v2 कितना हो जाएगा, 1/3 pi r1 square h, 1/3 pi r2 square h. 1/3 पाई कट जाएगा, r1 by r2 का स्क्वायर हो जाएगा और h1 by h2 हो जाएगा. सही है ना? तो ये आ जाएगा 9/16 इंटू 1/4, सॉरी 1/2. ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9/32. ठीक है, तो 7th आई थिंक कर लोगे आप. 8th देख लो, द रेशियो ऑफ द और रेडियस एक ऑफ मिनट द ये बेसिस. लिखने क्या आपने कला करा कैसे हाँ 70? सर देखिए। हाँ ये ऊपर अभी तो सिखाया ना आपको, जैसे ऊपर वाले में किया वॉल्यूम एग्जैक्ट सेम तरीके से कराया. r1 by r2 का रेशियो 3/4 है तो उसका स्क्वायर 9/16 हो जाएगा और हाइट का रेशियो 1/2 है तो ये तो 9/32 हो R1 जाएगा. इंटू H1 है तो R1 तो 3 है और R2 4 है और H1 1 है और r1 H2 स्क्वायर है ना, लेकिन वॉल्यूम निकालना ना बेटा, r1 स्क्वायर होगा ना, ओके सर समझ रहे हो? यस. यस सर एक मिनट ये लिखने. वैनिया को सब समझ आ रहा है? वैनिया, यस सर. वैनिया कोई डाउट नहीं पूछ रहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सर मुझे समझ तो आ रहा है. ये आपने अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस? सर डीपीबी 4 बाकी है. ऐसा क्यों किया आपने? इतना टाइम तो आपको दिया था मैंने, पूरा एक वीक मिला आपको सॉल्व करने के लिए. सर हमारी खोज भी थी और स्कूल का फिर एग्जाम भी था. स्कूल में अब कौन सा एग्जाम है? सर कोई सा भी सर ये नहीं होमवर्क. बट बेटा होमवर्क तो आता ही रहेगा ना, यू हैव टू मैनेज थिंग्स. यस सर. मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना हमको. यस सर. ठीक है, यस सर डन. चलिए लेट्स मूव ऑन. 8th में आ जाते हैं. ठीक है ना, तो अभी बेटा कर लेना अटेम्प्ट, नहीं तो फिर आप बाद में डाउट पूछोगे. यस आपके साथ हमेशा यही होता है, मम्मा को भी मैंने आपकी बताया था यही. बाद में आप डाउट पूछ सकते हो लेकिन आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा. जो मैं आपको रियल क्लासरूम में क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, तब आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा अगर आपने सॉल्व करा है. यस ठीक सर. है, तो टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करो बेटा. ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली डाउट निकालना शुरू कर दिया. ये पूरी तरीके से प्लान था. मैं एक वीक पहले से आपको बता रहा था कि हम एक वीक बाद डाउट डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सीरियसली लेके काम Yes. करोगे तो आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा. लेट्स गो विद द 8th नाउ. यस सर. द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ द सिलेंडर. ये तो करने की जरूरत नहीं, 8th वाला करना हाँ है क्या? सर नहीं सर ये तो हो गया. चलिए बहुत बढ़िया. ड्रिल में आ जाते हैं. ड्रिल ड्रिल लेट्स कम टू ड्रिल. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3. 4 3 में क्या लिखा है? सर वेट सर 2 and 3 2 and 3 both. Let's go for 2 first. How many iron rods each of length this and diameter this made out of this much cubic meter? Fine. बेटा इसमें क्या डाउट आ रहा है? नहीं सर कोई नहीं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डायमेंशंस को प्रॉपर्ली लिखे. आयरन रॉड है, लेंथ पता है, डायमीटर पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो और टोटल वॉल्यूम से इक्वेट कर सकते हो. तो लेट्स से n नंबर ऑफ रॉड्स है, पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बोल सकता हूँ 1/100 ऑफ अ मीटर होगा इंटू 1/100. और हाइट भी मुझे दी है 7 मीटर्स, तो ये सारा मीटर में हो गया. और ये वॉल्यूम कितना है, 88/100 क्यूबिक मीटर्स है. इज इट इजी? 100 कट गया इसके साथ. n इंटू पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 7/100 इज इक्वल टू 88. 7 से 7 कट गया, 100 इधर चला गया, 22 1 जा 22 4 जा, तो n 400 आ गया. ओके, यस सर. नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, करते हैं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, बोर के अंदर अगर हम इनर डायमीटर कंसीडर करते हैं तो इनर हमारे पास कितना है दिया हुआ, इनर 3 है डायमीटर, और फिर उसने बोला है थिकनेस इज 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. तो जो ये 3/2 था रेडियस ऑफ इनसाइड, आउटसाइड का रेडियस आपके पास हो जाएगा 3/2 + 1 विच इज 5/2. ठीक है बेटा, यूजुअली जो हमने भी इंजीनियरिंग में पढ़ा डायमेंशंस के बारे में, तो यूजुअली जब बोर के बारे में बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में दिया है विथ अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो बोर इज एक्चुअली, पूरा इनको लिखना चाहिए
ठीक है ना, इनसाइड या आउटसाइड। तो लेकिन बोर हमेशा जो कंसिडर होता है वो होता है इनसाइड डायमीटर, तो नोट कर लो आप, दिस इज व्हाट आई नो, ठीक है ना, बोर इज एक्चुअली इनसाइड डायमीटर, ठीक है। तो बोर अगर इनसाइड डायमीटर आप कंसिडर करते हैं तो अब आपके पास वॉल्यूम क्या जाएगा, वॉल्यूम विल बी 22/7, आर इज नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो हमने लिखा था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब अगर आप करोगे 25/4 माइनस 9/4 इंटू हाइट कितना है आपके पास 100 है, ठीक है। एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड, नाउ वॉल्यूम इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 21 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल वेट आ जाएगा, आई थिंक कर लोगे आप 22/7 इंटू 100 इंटू दिस विल गिव यू 4, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 16/4 इज 4 इंटू 21, तो 7 1s are 7 3s are, and here you'll get 22 into 4 is 88, 88 into 3 is 272 I guess, 27.2 kgs आ जाएगा आपके पास, यही आ रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा कैलकुलेशन मुझे लगता है चेक कर लो एक बार, ये कैलकुलेशन होना चाहिए यहाँ पे, 22 into 4 is gonna give you 88, अच्छा 264 होगा ना, सही है, 88 into 3 will be 264, 26.4 kgs आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। यस तो यस, जो मैं सोच रहा था सही था, बोर एक्चुअली इनसाइड डायमीटर ही कंसिडर होता है, ठीक है ना। यस तो बोर आपका इनसाइड डायमीटर है, ओके, बट इट शुड बी मेंशन कहीं पे भी, अगर डायमेंशंस अगर इंजीनियर जब डिज़ाइन करते हैं और वो मेंशन करते हैं तो वहाँ लिखा होता है, ठीक है ना। ओके यस ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर 8th ग्रेड और नॉट रिलेटेड टू आवर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, ठीक है ना। जो पाइप डिजाइनिंग करते हैं वो बोर को इंटरनल डायमीटर कंसीडर करते हैं, यस ठीक है। यस नितिन, ठीक है ना, चले आगे, हाँ सर यस चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 4 5 6 6 6 ले लेगा, 6 में क्या दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है आपको, अ कोनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 12 and height is 50 is full of liquid, the contents are emptied into a cylindrical vessel with their radius and resistance, find the height to which the liquid rises in the cylindrical vessel, okay। इंटरनल रेडियस 10 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, कोनिकल वेसल में जो वॉल्यूम है उसको एम्प्टी किया गया सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम। बस बिल्कुल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा 1/3 पाई, रेडियस ऑफ द कोन इज 12 into 12 into height is 50, now the contents are emptied into cylindrical vessel with internal radius of 10, that will be pi 10 into 10 and we don't know the height, निकाल लोगे हाइट आप, पाई 50 से ये कट आउट हो गया, तो h आपके पास आ जाएगा आई थिंक सो 3 1s are 4s are 48, 48 into 5 would give you 240, तो 24 आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना, ओके। यस सर यस नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 6th भी आई थिंक हमने कर लिया, 7 8 9 सर 8 8th वाला हमने क्लास में किया हुआ है, रेडियस अगर 50% से इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, जिसको 100% कंसिडर करते हैं, याद है मैंने बताया था आपको। यस सर इंक्रीज निकालने के लिए न्यू वॉल्यूम निकालो आप पहले, न्यू वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, रेडियस नया कितना है, कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया, तो पहले अगर आर था अभी कितना हो जाएगा 3/2 आर, है ना, ये कितना हो जाएगा 27/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 1s are 9s are 4 1s are 2s are, हो जाएगा 9/2 पाई आर क्यूब, सही है, कर लोगे आई थिंक सो। सर सर Yes, 3/2 कहाँ से आया 3? रेडियस 50% बढ़ गया ना बेटा, भाई 100% रेडियस था तो आर था, 150% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 150/100x आर, यस सर अब 4/3 पाई आर क्यूब वॉज योर 100%,
सो हाउ मच इज 9/2 पाई आर क्यूब? अननोन है, x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 9/2 पाई आर क्यूब इंटू 100। सही है, पाई आर क्यूब कट जाएगा, 27/8 इंटू 100, तो x कितना हो जाएगा 27 8 इंटू 100। सही है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल लोगे आप। जब आप ये निकालोगे तो भाई 8 तो इसको डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली। तो पता क्या चला 8 1 जा 8 3 जा 24, ओके 30 आ गया, तो 27/8 हो गया, 30 आया तो 3, फिर 60 आ गया, 7 56 हो गया, तो 445 इंटू 100। तो बेटा ये 337.5% आपके पास अब नया वॉल्यूम है। कितना है? तो कितना परसेंट वॉल्यूम बढ़ गया? 237.5% वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ओके यस सर। नेक्स्ट, अब सरफेस एरिया का परसेंटेज भी निकाल लोगे ना आप इसी तरीके से। पुराना सरफेस एरिया 4πr², नया सरफेस एरिया निकाल लोगे 9πr² हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ओके, लिख लो, पुराना 4πr² है, नया 9πr² है। तो अगर ये 100 है तो कितना हो गया? ये 125% हो गया ना, बढ़ गया कितना? 225% है ना। तो डबल और फिर एक 1/4, डबल और 1/4। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया तो एक्स ले लो, आप ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, मैथमेटिकली आंसर आ जाएगा। एक्स आ जाएगा 900/4, 225%। ठीक है, तो बस Yes, आज sir. की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। रेस्ट क्वेश्चंस विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम। 5 o'clock हो गया, ठीक है ना? यस। चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा। कंप्लीट द मॉड्यूल जिसका करना बाकी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास दैट विल बी डे आफ्टर टुमारो, जिसमें हम लोग आपका चैप्टर कंक्लूड कर देंगे पूरा।